Hello students, I hope you had enjoyed the festival very well. Now it's time to move forward. In previous video we had seen the basic concepts of motion, right? Now in this video we are going to proceed with the NCERT questions. But before starting with the NCERT question, let us see the initial terminology which we are going to use in the numerical portion and in the exercise as well, okay? देखिए हेडिंग में मैंने लिखा है इनिशियल टर्मिनोलॉजीज, दैट मीन्स डिस्टेंस को हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं, उसका एसआई यूनिट क्या होता है. ठीक है, देखिए लिखा है मैंने डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, मीटर, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एम से. वैसे वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. एंड व्हाट अबाउट टाइम, टाइम इज होल्डिंग द एसआई यूनिट सेकेंड्स, पूरा फुल सेकेंड्स भी लिख सकते हैं या आप एस भी लिखेंगे या SEC भी लिखेंगे, दैट इज ऑल्सो ओके. नाउ सी द नेक्स्ट वन, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक, इसके स्पीड का अगेन मीटर पर सेकेंड. देखिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों का एसआई यूनिट क्या होता है, सेम होता है. ओके, अगेन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनके भी ऐसा यूनिट क्या होता है, सेम होते हैं. दोनों का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर. ओके, ऐसा क्यों होता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखी बेसिक कंसेप्ट, तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ इसके अलावा हम लोगों ने तीन चीजें और पढ़ी थी, द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस AT. सेकेंड वन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. थर्ड वन, v square minus u square is equivalent to as, where u is the initial velocity. u क्या है यहाँ पे, initial velocity. v क्या है हमारा, final velocity किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का. t क्या है, टाइम, टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी चेंज हुई, या जो भी आपको टाइम इंटरवल क्वेश्चन में गिवन है उसको डेजिग्नेट कैसे करते हैं, स्मॉल t. ठीक है, डेजिग्नेट या रिप्रेजेंट या डिनोट, तीनों सेम वर्ड होता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्मॉल a एंड डिस्टेंस को कैसे डेजिग्नेट करते हैं, स्मॉल s. आई होप आपको ये पूरी टर्मिनोलॉजी समझ में आई. ओके, सी द फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल. पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसने कुछ मूवमेंट किया, तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए? तो ऐसा कब हो सकता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो? अगर हो सकता है तो यस लिखिए और एग्जाम्पल समेत बताइए. क्वेश्चन क्लियर है? नाउ लेट अस प्रोसीड विद द आंसर. लेट अस रीड द आंसर फर्स्ट. Yes, it can have a zero displacement, but the distance will not be zero. The displacement will be zero when initial and final position of an object will be same. आंसर में हमने ये लिखा है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है किसी ऑब्जेक्ट का, अगर वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो जीरो हो सकता है. कब हो सकता है? जब वो ऑब्जेक्ट की जहां से उसने चलना चालू किया था उस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, इनिशियल पोजीशन, और जहां पे खत्म करता है उसको क्या बोलते हैं, फाइनल पोजीशन. अगर दोनों सेम हैं तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो. ठीक है, लेट अस सी द एग्जांपल आल्सो. सपोज अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट A and reaches point B by covering a distance of 10 मीटर and return back to the point A. अब देखिए क्या बोल रहा है, कोई एक पर्सन है, सपोज यहाँ पे कोई एक पर्सन है. ठीक है, अब ये जो पर्सन है, ये पर्सन को हमने बोला कि ये पर्सन पॉइंट A, ये पॉइंट का नाम रख दिया पॉइंट A, यहाँ से वॉक करना चालू किया और कहाँ पहुंचा, पॉइंट B. और वहां पहुंचने तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 मीटर. कहाँ पहुंचा, पॉइंट B पे. ठीक, अब ये पॉइंट B से वापस क्या हो रहा है, रिटर्न आ रहा है पॉइंट A पे. अब देखिए जहां से चलना चालू किया वहीं पे आके खत्म हो रहा है. यही उसकी इनिशियल पोजीशन, यही उसकी फाइनल पोजीशन. और हम जानते हैं अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम रहती है तो इस केस में क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है. क्यों? क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है. आया समझ में? मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते टाइम बताया था. आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है. In this case, the displacement will be zero as the initial point and the final point of the person is same, but the distance of the person is 20 meter.
डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। क्यों? क्योंकि ए से स्टार्ट किया था, ए पे आके एंड हुआ, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम, डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ गया 10 मीटर, फिर आया 10 मीटर, मतलब 10 + 10 20 मीटर। See the next question. A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? Question ये बोल रहा है द फार्मर इज देयर, एक फार्मर है जो फील्ड में मूव कर रहा है। फील्ड कैसा है, स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर के एक साइड की वैल्यू हमको दी हुई क्वेश्चन में 10 मीटर, और पूरा का पूरा फील्ड कवर करने में उसको कितना समय लग रहा है, 40 सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन में आगे ये पूछ रहा है कि जब 2 मिनट 20 सेकेंड होगा तब उस ड्यूरेशन में फार्मर का डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी। वैल्यू पूछ रहा है क्योंकि यहाँ पे वर्ड मैग्नीट्यूड है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बताइए एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। क्वेश्चन क्लियर है? नाउ लेट अस सी with the procedure of solving the numerical. Okay. See student, before starting the solution of numerical को हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तीनों पार्ट में अलग अलग मार्क्स मिलते हैं, इसलिए तीनों पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। और जब हम 3 पार्ट में डिवाइड करके कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाता है। जो लोग बोलते हैं ना न्यूमेरिकल बहुत हार्ड होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर आप ये 3 पार्ट और प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। आया समझ में? एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि अगर जो क्वेश्चन में आपको सिचुएशन दी हुई है उसको आप इमेजिन करके कुछ स्ट्रक्चर और डायग्राम के थ्रू उसको बना सकते हैं तो क्वेश्चन और क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं होता कि डायग्राम बनाइए, लेकिन अगर आप बनाते हैं तो उससे आप ही का कंसेप्ट पूरा क्लियर रहता है और न्यूमेरिकल सही सॉल्व होता है। आया समझ में? देखिए क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है, रफ डायग्राम। देखिए इसमें क्या किया हम लोगों ने, स्क्वायर फील्ड बनाया है और उस फील्ड का नाम रख दिया ABCD। और क्वेश्चन में हमको ये बोल रहा है कि कोई एक फार्मर है, सपोज ये फार्मर है, अब ये मूव कर रहा है स्क्वायर फील्ड के पूरे साइड में और हर एक साइड की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 10 मीटर। 10 मीटर ईच लिखा हुआ है। अब हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी जानते हैं कि एक साइड की वैल्यू अगर 10 मीटर है तो सब साइड की वैल्यू कितनी होगी, 10 मीटर, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अब ये पूरी साइड, सपोज यहां से फार्मर चलना स्टार्ट किया, इस बाउंड्री पे खड़ा है और पूरी साइड को कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकेंड। कितना टाइम लगा, 40 सेकेंड, पूरा फील्ड साइड से कवर करने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि जब टाइम 2 मिनट 20 सेकेंड होगा तो फार्मर कहाँ पे होगा, ए पे होगा, बी पे होगा, सी पे होगा, डी पे होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था न्यूमेरिकल हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करने से इजी हो जाता है। ठीक, अब देखिए गिवन हमको क्या दिया हुआ है, गिवन साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, एक साइड की वैल्यू दी हुई है कितनी, 10 मीटर लिखा आपने। ठीक, अब हम जानते हैं कि एक साइड की वैल्यू 10 मीटर दी हुई है तो हम इससे एक और चीज निकाल सकते हैं, क्योंकि वो बाउंड्री में चल रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, स्क्वायर का क्या कवर कर रहा है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, मतलब ये पूरा जितना चलेगा वो स्क्वायर के किसके बराबर होएगा, पेरीमीटर के। ठीक है, तो कितना चला ये, 10 + 10 + 10 + 10 मतलब 40 मीटर। और यही इसका क्या है, पेरीमीटर। और हम मैथ्स में फॉर्मूला भी पढ़े हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। एक साइड की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर, तो कितनी हो जाएगी टोटल वैल्यू, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, 40 मीटर। ओके, नाउ एक और चीज गिवन है क्वेश्चन में कि उसको एट द एंड कितने टाइम इंटरवल में हमको उसकी पोजीशन निकालनी है। टाइम क्या दिया हुआ है, 2 मिनट 20 सेकेंड। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से देखिए, टाइम के 2 यूनिट है, मिनट भी और सेकेंड भी। जस्ट नाउ जब मैंने आपको इनिशियल बताया था कि सब चीज को हमको किस में कन्वर्ट करना है, SI यूनिट में। और हम जानते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, तो 2 मिनट किसके बराबर रहेगा, 2 इंटू 60 + 20 एंड द ग्रैंड टोटल इज 140 सेकेंड। मतलब 140 सेकेंड में फार्मर की पोजीशन कहाँ होगी, ए पे होगी, बी पे होगी, सी पे होगी, डी पे होगी। और उस पोजीशन में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया वो निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है? सी द सेकेंड पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल। सेकेंड पार्ट में हम क्या लिखते हैं कि हमको निकालना क्या है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो हम क्या लिखेंगे फाइंड में, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं या आधा भी, या अपने मन से कुछ भी उसको कट शॉर्ट करके लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, टू फाइंड लिखना, क्या निकालना है, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर में हम लोगों ने लिखा, ये आप अपने हिसाब से स्टेटमेंट फ्रेम कर सकते हैं। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप सेम एज इट इज पूरा रट के लिखे, आपको समझ के अपने मन से उसको रिक्रिएट करना है। क्लियर। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लेट द फार्मर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ए विच इज रेफरेंस पॉइंट। ये बोल रहा है फार्मर ने कहाँ से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया, और जहां से भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट स्टार्ट करता है वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। ओके। ही कवर्स 40 मीटर इन 40 सेकेंड। 40 मीटर पूरा कवर कर रहा था, मैंने बताया ना कैसे 40 मीटर कवर कर रहा था, 40 सेकेंड्स में, यही लिखा है। Therefore, the distance traveled by the farmer in 2 minute 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड किसके बराबर था, 140 सेकेंड्स के। कितना होएगा डिस्टेंस, 140 मीटर। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 40 सेकेंड में 40 मीटर, तो 140 सेकेंड में कितना आएगा, 140 मीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। द फार्मर therefore complete 3.5 rounds and thus the position of farmer at the end of 140 सेकेंड is C। क्या बोल रहा है ये, आपको बोल रहा था 140 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट निकालिए इनिशियल पोजीशन से। अब देखिए सबसे पहले 40 सेकेंड में तो एक राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड लेने के लिए उसको कितना लगा, 40 सेकेंड, ठीक है। फिर एक और राउंड लेगा, अगर सेकेंड राउंड लिया वो फार्मर, तो कितना हुआ, 40 + 40 कितने सेकेंड हो गए हमारे पास, 80, ठीक। अब हमको कहाँ तक जाना है, 140 तक। फिर एक और राउंड लिवाया इसको, ठीक, तो कितना हुआ, 80 + 40 कितना हो गया, 120। अब 120 3 राउंड लिया तो 120 सेकेंड्स हुए, ठीक। तो अब देखिए, अब 120 + 20 हाफ। अब हाफ कहाँ पे पहुंचेगा, सी पॉइंट में पहुंचेगा डेफिनेटली। अब सी से ए को, अगर मेरे को बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालिए, अगर मैं यहां से जा रही हूँ, देखिए ए से सी जाना है मेरे को, तो एक रास्ता ये है, एक रास्ता डायरेक्ट ए से सी है। तो मेरे को क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए से सी शॉर्ट कैसे पड़ेगा, जब मैं ये लाइन को ज्वाइन कर दूंगी। आया समझ में। और यही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर। Therefore, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, AC। अब देखिए ये जो AC है हमारा, जब मैं AC को देखती हूँ तो यहाँ पे मेरे को जो एक ट्राइंगल दिख रहा है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल टाइप से दिख रहा है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मेरे को AC की वैल्यू चाहिए, तो मैथ्स में हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। उसमें हम, अगर मेरे को ये AC हाइपोटेनस जैसे दिख रहा है, हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू बेस स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस, क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, BC स्क्वायर। AB की वैल्यू 10 मीटर, BC की वैल्यू 10 मीटर, पुट कर दिए वैल्यू, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100 मीटर स्क्वायर। अब 100 + 100 व्हाट इज अ ग्रैंड टोटल, 200। और जब ये स्क्वायर को मैं इस साइड शिफ्ट करती हूँ तो ये क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। अब रूट में लेते हैं तो देखिए कैसे कर सकती हूँ मैं, 2 × 10 × 10। अब जो डबल है वो बाहर आ जाता है, जो सिंगल है वो रूट के अंदर ही रहता है। तो आंसर क्या है, देयरफॉर AC = 10 √2 मीटर। आया समझ में। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। See students, the next question, which of the following is true for displacement? First one, it cannot be 0. Second one, its magnitude is greater than the distance traveled by the object. क्वेश्चन ये बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी बातें ट्रू है, आपको ये बताना है। पहली बात, वो 0 नहीं हो सकता। दूसरी बात, उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, वो डिस्टेंस से बड़ी होती है। दोनों सही है कि नहीं, आपको ट्रू है कि नहीं ये बताना है। नाउ सी द फर्स्ट कंडीशन, इट कैन नॉट बी 0। ये ट्रू है कि फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि अभी जस्ट नाउ हमने देखा बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज 0 इफ द ऑब्जेक्ट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो सकती है
इसलिए ये फॉल्स होएगा। कब होती है? जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम रहती है तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0। इसलिए ये कैन नॉट बी 0 वाला स्टेटमेंट क्या आएगा? फॉल्स। समझ में आया? सेकेंड कंडीशन, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब वो शॉर्ट है तो वो डिस्टेंस से डेफिनेटली छोटा होगा, इसलिए ये भी क्या होगा? फॉल्स। See the next NCERT question which is given in the page number 102. See the first question, distinguish between speed and velocity. This question we had already covered in the basic part. Basic मैंने जब पढ़ाया था आपको previous video में चेकआउट करिएगा। उस टाइम मैंने स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है सारे पॉइंट एक एक करके डील करवाए थे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, अगेन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप जहां पे बेसिक लिखे वहीं से पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ look into the next question. Under what conditions is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? मतलब ये बोल रहा है ऐसी कौन सी कंडीशन है कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, या सीधे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू एवरेज स्पीड के बराबर कब होगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, see the answer. The magnitude of average velocity of an object is equivalent to average speed only if the object is moving in a straight line. ये बोल रहा है मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू कब एक जैसी होगी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे मूव करता है? स्ट्रेट लाइन पे। बताया था मैंने। ओके, see the next question. Question number 3. What does the odometer of an automobile measure? Okay, see the answer. The odometer of an automobile measures the distance travel. ये आपको मैंने बेसिक पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि जैसे हम कोई भी व्हीकल चलाते हैं उसमें एक मीटर लगा रहता है जिसमें हमको डिस्टेंस दिखाता है किलोमीटर्स में, वही हमारा क्या कहलाता है? ओडोमीटर। और वो किस चीज को मेजर करता है? डिस्टेंस को। ओके, सी द नेक्स्ट वन. Question number 4. What does the path of an object look like when it is in uniform motion? Okay. Now let us see the answer also. The path of an object will be a straight line when the object is in uniform motion. See, इसी बेसिक क्वेश्चन में पढ़ाया था कि जब भी ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है और हम ग्राफ प्लॉट करते हैं डिस्टेंस और टाइम में, तो हमेशा हमको क्या मिलती है? स्ट्रेट लाइन। क्यों मिलती है ये भी आपको रीजन मैंने क्लियर कराया था। ओके, now see the last question. During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of a spaceship from the ground station? The signal traveled at the speed of light, that is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक मूवी को याद करते हैं। वो जादू वाली मूवी थी ना, कोई मिल गया। सपोज करते हैं कि जादू ना स्पेसशिप से सिग्नल भेज रहा है अर्थ पे। ठीक है, अब ये हमारा स्पेसशिप है, इमेजिन करते हैं, ऐसा नहीं दिखेगा लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे अर्थ का सरफेस है जिसको वो सिग्नल हिट करेगा। तो स्पेसशिप से अर्थ के सरफेस पे आने के लिए उसको कितना टाइम लगा? 5 मिनट। और स्पेसशिप से अर्थ के बीच के कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये सिग्नल, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक ना, मैंने आपको समझाया है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहला पार्ट गिवन क्या है? द टाइम इज गिवन देयर। ओके, टाइम t इज इक्वल्स टू 5 मिनट एंड वी ऑल्सो नो दैट 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो 5 मिनट किसके बराबर होगा? 5 into 60, ग्रैंड टोटल 300 सेकेंड। ओके, ऑल्सो द स्पीड ऑफ द सिग्नल, स्पीड दी हुई सिग्नल की कितनी है भाई? 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब कई बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है, मैम ये -1 क्या है? -1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम बोल रहे हैं मीटर पर सेकेंड, मतलब सेकेंड हमारा किसमें है? डिनोमिनेटर में, तो उसको न्यूमरेटर में लिखने के लिए ये -1 लिखते हैं। ओके, तो स्पीड क्या दिए हुए है? 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? हम जानते हैं टू फाइंड क्या लिखेंगे सेकेंड पार्ट में? डिस्टेंस, और इसको डेजिग्नेट किससे किए? स्मॉल d। तो प्रोसीजर कैसा है भाई? थर्ड पार्ट, वी नो डैट स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? डिस्टेंस कैन बी स्पीड इनटू टाइम।
फॉर्मूला रिमॉडिफाई कर दिया, स्पीड कितनी दी हुई है 3 इंटू 10⁸8, टाइम कितना है 300 सेकेंड्स। ओके, तो अब देखिए क्या करा 3 इंटू 300, व्हाट इज द ग्रैंड टोटल 900 इंटू 10⁸8, ये भी मेंशन है। अब मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 9 इंटू 10⁻² इंटू 10⁸8, 10⁻² किसके बराबर है 900 के बराबर ही है। ठीक, तो अब देखिए दोनों का बेस 10 है, सेम है बेस, है ना 10 ही है ना दोनों का, तो बेस सेम है, तो इसको मैं ऐड कर सकती हूँ, मैथ्स में हमने सीखा है। तो क्या हो गया 9 इंटू 10⁻² प्लस 8, क्या आया टोटल 9 इंटू 10⁻10 मीटर। ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या था मीटर, पढ़ाया था ना मैंने टर्मिनोलॉजीज में। ओके